हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज अगेन फिर से आपके साथ कोई चैप्टर लेकर के नहीं आया हूं और मैं काफी काफी मोटिवेटेड हूं आज का वीडियो को बनाने को लेकर के। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। मैंने सारे ग्रुप में मैंने ये भी मैसेज करा था कि जिसको जिसको यूजीसी नेट की क्लासेस करनी है वो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करो। एंड यू कांट बिलीव, मैं सुबह से कल से जब से मैंने वो वीडियो अपलोड करा है तब से लेकर के आज तक मैं 150 स्टूडेंट से ज्यादा को मैंने अपने ग्रुप में ऐड करा है। और ये काफी एक अच्छा मैसेज जाता है उन बच्चों को जो चाहते हैं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं। तो ये मेरे लिए बहुत एक खुश होने वाली बात है, एक प्रोत्साहित होने वाली बात है, एक उत्साहित होने वाली बात है कि आप लोगों ने अपना जो इफर्ट जो है वो मेरे को दिखाया कि सर व्हाई नॉट आई बिकम्स अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखो बेटा, ऐसा है, मैंने जो YouTube में जो थंबनेल्स डाल रखा है उस थंबनेल्स में आप देखेंगे मैंने हेडलाइन ही बना रखा है कि क्या रीजन है कि 94% बच्चे जो है फेल कर जाते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में। मैंने 99 नहीं लिया, मैंने 90% नहीं लिया, मैंने 94 ही क्यों लिया। ये भी बहुत और ने पूछा मेरे से, सर ऐसा आपने क्यों डेटा लिया, 94% क्यों लिया। तो मैं आज उसका भी आंसर दूंगा आपको। और साथ में मैंने एक थंबनेल में एक नीचे ब्लू कलर के व्हाइट पैटर्न, येलो पैटर्न ये पे फॉन्ट पे मैंने लिख रखा है कि 10 ऐसे मिस्टेक हैं जो यूजीसी एस्पिरेंट बच्चे जो है करते हैं अपने जीवन में, जिसके वजह से यूजीसी नेट एस्पिरेंट बच्चे करते हैं अपने जीवन में, जिसके वजह से वो नेट क्रैक नहीं कर पाते हैं। ये मेरा अपना 6 साल से मैं यूजीसी नेट वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं। 2015 से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट करा था यूजीसी नेट को, और तब से मैं बता दूं आज तक में मोर देन 50 स्टूडेंट जो है मेरे नेट क्वालिफाइड है और डिफरेंट कॉलेज में वो कॉमर्स में पढ़ा रहे हैं। रांची में तो लगभग प्राय जितने भी कॉलेज आप चले जाओ सारे कॉलेज में आपको मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट नेट के मिलेंगे, सभी कॉलेज में। इवन मारवाड़ी कॉलेज में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मेरे पढ़ाए हुए मिलेंगे आपको। जीआरएफ जो है मोर देन 10 स्टूडेंट ने जीआरएफ क्वालिफाई किया है इस 6 साल का जर्नी में। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे को। तो मैंने अपने से कुछ आकलन करा है कि अब मैंने अगर 50 स्टूडेंट को नेट और 10 स्टूडेंट को जेआरएफ क्वालिफाई करवाया है तो इसका मतलब मैंने सिर्फ उतना ही स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया होगा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया होगा। 200 300 400 स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया होगा, जिसमें से वो क्रीम बच्चे छट करके आ जाते हैं। तो जो फेल हो जाते हैं उनके पीछे का रीजन क्या होता है, वो क्यों फेल करते हैं, ये मैंने आकलन किया। और जब मैं खुद नेट का एस्पिरेंट था, मैं खुद था उस टाइम, रांची में कोई नेट की क्लासेस नहीं होती थी, कोई यूट्यूब चैनल नहीं हुआ करता था, हम लोग किताब से पढ़ते थे। तो मैंने अपने भी सेल्फ स्टडी में ये पाया है कि क्या कमी रह जाती है जिसके वजह से हम लोग जो है पीछे पड़ जाते हैं, हम लोग पीछे हो जाते हैं। क्या रीजन हो जाता है जो हमारे साथ जो बच्चे तैयारी करते हैं वो आगे निकल जाते हैं और हम पीछे पड़ जाते हैं। तो वो 10 मिस्टेक जो मैंने अपने हिसाब से 10 मिस्टेक को काउंट कर रखा है, वो 10 मिस्टेक भी मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा। और यकीन मानो अगर आप वो 10 मिस्टेक को आप अवॉइड जिस दिन कर लिए ना, उस दिन आप जीआरएफ क्वालिफाई करेंगे, नेट नहीं क्वालिफाई करेंगे, सीधे जीआरएफ क्वालिफाई करेंगे। और एक बात बता दूं मैं आपको, जीआरएफ क्वालिफाई करोगे तो केंद्र सरकार जो है आपको पर मंथ एक हैंडसम स्कॉलरशिप देती है। हैंडसम स्कॉलरशिप मतलब एक रेस्पेक्टेड स्कॉलरशिप देती है, वो अराउंड ऑफ 30,000 होता है। मैं उसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि एसआरएफ में स्कॉलरशिप क्या मिलता है, जीआरएफ में क्या मिलता है, कैसे ये स्कॉलरशिप कब मिलता है, वो मैं अलग बता दूंगा। मैं एक राउंड ऑफ बता दे रहा हूं, 30,000 पर मंथ के अप्रॉक्स में आपको वो स्कॉलरशिप पर मंथ दिया जाता है टिल योर कंप्लीशन ऑफ पीएचडी। ठीक है, जब तक आप पीएचडी कंप्लीट नहीं करते तब तक। तो बेटा आज के डेट में एक बैंक क्लर्क का जो सैलरी है वो 24-50 हजार है, आपको स्कॉलरशिप 30,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया था हैंडसम अमाउंट।
तो ये एक बेनिफिट होता है इसमें, आपका प्रोफेसर में नौकरी हो नहीं हो डजंट मैटर, जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो 5 साल तक तो आपको कंफर्म मिलने हैं स्कॉलरशिप, तो 5 साल तक तो आपकी आराम से कहीं ना कहीं आप सेट कर ही जाओगे विद इन 5 ईयर्स, तब तक आपको 30,000 पर मंथ मिलेगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये बहुत ही रेस्पेक्टेड लाइन है, ये जो है बहुत रेस्पेक्टेड लाइन है। और वो 10 स्टूडेंट से मैं कभी आपसे इंट्रोड्यूस करा दूंगा अपनी चैनल में, मैं वो लोगों का वीडियो बनवा करके मैं आप लोगों को बता दूंगा। कुछ बच्चे आईआईटी रुड़की में हैं, कुछ बच्चे आईआईटी खड़गपुर में हैं, कुछ कोलकाता में हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में कुछ बच्चे ने इनरोलमेंट करा रखा है अपने पीएचडी को लेकर के, और काफी अच्छे अच्छे जगहों से कुछ बच्चे रांची यूनिवर्सिटी में भी इनरोल करा रखे हैं, और कुछ बच्चे अभी लॉकडाउन की वजह से वेटिंग में है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ मैं जो है इंट्रोडक्शंस आपका करा दूंगा, वो लोग अपने एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करेंगे। क्या होता है ना, जब कोई एस्पिरेंट जब क्वालिफाई करता है वो एक्सपीरियंस शेयर करता है तो उसका बात कुछ अलग है। तो जितने भी स्टूडेंट, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट जो नया है, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि नया वीडियो में जो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे जो बच्चे यूजीसी नेट वाकई में तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि जो नहीं करना चाहते वो तो स्किप करके चले जाएंगे। मेरे को वैसे बच्चों से कोई शिकायत भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो बच्चे तैयारी नहीं करना चाहते। मैं वैसे बच्चों के साथ हूं जो बच्चा यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करना चाहता है, जो बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, मैं उस बच्चे के साथ खड़ा हूं। तो ऐसा है मैंने पिछला क्लासेस आपको यह बताया था कि यूजीसी नेट क्वालिफाई क्यों किया जाता है, क्यों, क्या रीजन होता है, तो उसमें मैंने वो पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था। मैं आज के क्लास में थोड़ा सा मैं प्रिपरेशंस का स्ट्रैटेजी बताऊंगा, 94% ही पास क्यों करते हैं मैं वो बताऊंगा, और वो 10 मिस्टेक क्या है वो मैं बताऊंगा। लेकिन इस सबसे पहले मैं यूजीसी नेट का थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में बात कर दूं, यूजीसी नेट का मैं सिलेबस के बारे में बात कर दूं। तो बेटा ऐसा है, सिलेबस जो है इसका ये 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में यूजीसी नेट जो है वो डिवाइड है। पहला तो है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2। देखो क्या है ना, एक बात मैं बता दूं, आपने नाम सुना होगा तान्हाजी का, एक मूवी भी आई थी अजय देवगन की। तो जब आप कोई दुश्मन से जब लड़ने जाते हैं ना, तो दुश्मन की शक्ति का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि उसका क्या वीक पॉइंट है, क्या उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तब जाकर के आप वो दुश्मन से लड़ सकते हो। अगर वो आपको वो पॉइंट ही ना पता हो कि उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मतलब अपने दुश्मन के बारे में आप जानते ही नहीं है, और ये सर तान करके, सीना तान करके आप खड़े हो गए, तब तो भैया आपका गला ही कटेगा। यूजीसी नेट भी वैसे ही है। अब यूजीसी नेट के बारे में, सिलेबस के बारे में पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। और हाँ सर, अमित सर ने बोला है कि यूजीसी नेट में प्रोफेसर का एक अच्छा हैंडसम सैलरी होता है, स्टार्टिंग 72,000 रुपया मिलता है पर मंथ, ठीक ना। स्कॉलरशिप जेआरएफ निकालो तो 30,000 मिलता है, चलो कूद पड़े हम। बेटा ये डिसीजन आपका सबसे रॉन्ग डिसीजन होगा, लाइफ का ये सबसे रॉन्ग डिसीजन होगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जिस चीज का तैयारी करने जा रहे हो उस चीज को, उस दुश्मन से, इसको आप अपना दोस्त मत मानिए। मैं अगेन बता रहा हूं, ये आपका दुश्मन है, इसका आपको शक्ति का जानकारी होना चाहिए कि आखिर में ये है क्या चीज, ठीक ना। इसमें कितना पढ़ना है। जैसे एक कहावत है ना, एक माउंटेन मैन मांझी में एक जो मांझी थे, वो उन्होंने साफ साफ बोला था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हारेंगे नहीं। मतलब वो पहाड़ का जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट को जानता था, लेकिन अपना वो दृढ़ संकल्प की वजह से वो पहाड़ को तोड़ दिया। तो ये तो पढ़ाई है, ठीक ना। पढ़ाई तो पहाड़ से, उसने एक बात बोला था, आप शायद ध्यान से देखे होंगे वो मूवी, जब प्रेस रिपोर्टर जब उसका इंटरव्यू लेने आया, तो प्रेस रिपोर्टर को उसने बोला कि तुम अपना प्रेस क्यों नहीं खोल देते हो। तो उसने बोला कि प्रेस खोलना कोई आसान बात नहीं है। तो माउंटेन मैन दिमांजी ने क्या बोला पता है? उसने बोला कि पहाड़ तोड़ने से भी क्या मुश्किल काम है। तो बेटा पढ़ना तो सबसे इजी काम है।
बस कुछ नहीं, एक चेयर लगा लो, ठीक ना, पढ़ते रहो घर में बैठ करके, ना कोई एक्सरसाइज ना कोई फिजिकली, कुछ नहीं, आराम से बैठ के पढ़ते रहो। घर वाले लोग भी खुश कि बेटा पढ़ रहा है, तो कभी दूध ला के देंगे, कभी आपको खाना टाइमली ला करके देंगे, तो पैसे जब मांगो तब मिलेगा आपको, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को तो सब हेल्प करता है। तो ये तो सबसे आराम वाला काम है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस आपको बैठे रहना है चेयर में और कुछ नहीं करना है, और अपने दिमाग को फोकस करना है पढ़ाई पे। तो सबसे पहली बात, हम सिलेबस 1 में पेपर 1 में देखते हैं कि पेपर 1 में क्या है और पेपर 2 में क्या है। तो पेपर 1 में टोटल जो है ये आपका जनरल पेपर कहलाता है। ये आपका कौन सा पेपर कहलाता है? ये आपका जनरल पेपर कहलाता है, और ये कॉमन पेपर है। कॉमन पेपर मतलब क्या? जो सोशल साइंस वाले जो बच्चे होते हैं, सोशल साइंस वाले जो बच्चे होते हैं, मतलब जिसका आपका कॉमर्स वाले बच्चे प्लस आर्ट्स वाले बच्चे, इसके लिए ये पेपर कॉमन है। ये पेपर सभी के लिए एक जैसा है। और पेपर 2 जो है ये स्पेशलाइजेशन है। ये आपका पेपर जो है ये स्पेशलाइजेशन पेपर है। मतलब अगर आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स का अलग होगा पेपर, अगर आपका मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट का बेटा अलग होगा, अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का अलग होगा। तो जो जो पेपर है आपको सभी का अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो कॉमन है, लेकिन ये जो है डिफर करता है, ये स्पेशलाइजेशन होता है आपका। तो इसका सिलेबस जो मिलेगा, कॉमर्स का अलग मिलेगा, मैनेजमेंट का अलग मिलेगा, हिस्ट्री का अलग मिलेगा, लेकिन कॉमर्स पेपर 1 में जो है ये सभी का कॉमन है। ठीक है, तो चलो मैं बात करता हूं पेपर 1 की बात। सबसे पहली बात ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, ये लिख लेंगे। तो पेपर 1 में टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, पहले मैं क्वेश्चन बता दूं, सॉरी यूनिट बता दूं मैं। इसमें टोटल यूनिट जो है ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट 10 है। पेपर 1 के मैं बात कर रहा हूं, 10 यूनिट है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वो आपका 50 पूछे जाते हैं। और 50 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं बता दूं आपको साफ साफ, 5 क्वेश्चन जो है, 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सर वो यूनिट कौन कौन सा पढ़ना है ये भी मैं बता दूंगा। अच्छा, तीसरी बात मार्क्स, चौथी बात मार्क्स जो है वो 2 मार्क्स मिलते हैं ईच क्वेश्चन के। 2 मार्क्स जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? ईच क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं। किसी भी तरह का कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। यूजीसी नेट में नो नेगेटिव, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ना पेपर 1 में ना पेपर 2 में कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलते हैं। याद रखना, आपको 100 का 100 मतलब टोटल मार्क्स जो एग्जाम होंगे, टोटल जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा पेपर 1। ये तो हो गया बेटा पेपर 1 की बातें। पेपर 1 की बातें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसको पढ़ना है, ये मैं डिस्कस करूंगा। पेपर 2 में भी मजेदार बात ये है कि यूनिट जो है टोटल 10 है, इसमें भी 10 है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बता दूं, थोड़ा सा ये असमंजस वाली स्थिति है। जैसे यहां पे आपका 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से पूछा जाता है, यहां पे 10 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, देखो ये कंफर्म नहीं पूछे जाते हैं। याद रखना, मैं ये बात बता रहा हूं कि ये 10 क्वेश्चन कंफर्म नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभी 10 क्वेश्चन एक यूनिट से पूछ दिया, कभी एक यूनिट से 9 पूछा तो अगला यूनिट से 11 पूछ दिया। तो ये फिक्स नहीं, इसलिए मैंने स्टार मार्क्स दे दिया। लेकिन एक मोस्ट प्रोबेबल जो है वो 10 यूनिट्स पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे को एक बात बताना, अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ये से, तो आपका इसका भी मार्क्स जो है वो 2 मार्क्स होगा, 2 मार्क्स होगा ईच। अच्छा, एंड देन इसके बाद इसमें टोटल मार्क्स जो होते हैं वो आपके 200 होते हैं।
कितने के 200 के। तो जो एग्जाम जो होता है ना आपका वो 300 मार्क्स का होता है। चलिए ये अगर लिख लिया तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसके आगे की बात, सर जो एग्जाम में जो टाइमिंग दिया जाता है, टाइमिंग जो होते हैं वो टोटल जो है, मैं इसको पूरा मिटा रहा हूं। टोटल मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं, टाइमिंग इन एग्जामिनेशन, टाइमिंग इन एग्जामिनेशन, टाइमिंग इन एग्जामिनेशन। तो आपका एग्जाम जो होता है वो 3 आवर्स का होता है। एग्जाम जो होता है वो 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में पेपर 1 के लिए जो समय दिया जाता है वो आपका 1 आवर समय दिया जाता है, 1 घंटे का समय दिया जाता है। और पेपर 2 के लिए जो है जो समय दिया जाता है ये 2 घंटे का समय दिया जाता है। टोटल हो गया 3 आवर्स। इज इट क्लियर? 3 घंटे की एग्जाम होती है, सेम डे में एग्जाम होती है। ऐसा नहीं कि पेपर 1 का आज लिए और कल जो है हम पेपर 2 का लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम जो होता है वो सेम डे में होता है। एग्जाम जो होता है वो सेम डे में होता है। पेपर 1 का 1 घंटे का, पेपर 2 का 1 घंटे का। आपका जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सॉरी, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड है। कंप्यूटर बेस्ड है मतलब एक लाइन में मैं बता दूं, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। हमारा एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, वो मैं सॉफ्टवेयर का लिंक, वेबसाइट का लिंक बता दूंगा आपको, ठीक ना। और उसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा, ठीक ना, जैसा वहां पे सॉफ्टवेयर में है वैसे ही पैटर्न का एग्जाम होता है। अच्छा, जब एग्जाम होता है तो जो क्वेश्चन जो खुलते हैं आपके स्क्रीन में वो मैं अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। पेपर 1 यहां पे रहेगा, इसी के बगल में पेपर 2 रहेगा, पेपर 2 रहेगा। आपको मन है तो पेपर 1 बनाइए, मन है तो पेपर 2 बनाइए। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि पेपर 1 जब पूरा कंप्लीट करेंगे तभी पेपर 2 में जाएंगे, ये बाउंडेशन नहीं है, याद रखना। मतलब पेपर 1 में सर हम 3 घंटा समय दे दिए, पेपर 2 में हम समय ही नहीं दिए, कर सकते हो ऐसा। पेपर 2 में हम 3 घंटा कर दिए, पेपर 1 में हम 1 भी समय नहीं दिए, कर सकते। लेकिन ये गलती कभी नहीं करना है। जैसे बैंकिंग का एग्जाम में क्या होता है कि 20 मिनट 25 मिनट में खुला आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जब तक वो पूरा नहीं करोगे तब तक अगला बोर्ड नहीं खुलता है। यहां पे वैसा नहीं है, यहां पे आपका एक बार ही पूरा क्वेश्चन खुल जाता है, पेपर 1 का, पेपर 2 का। आई बात समझ में? और पेपर 1 और 2 साथ में खुल जाते हैं और दोनों एग्जाम आप साथ में दे सकते हो। क्वेश्चन का जो मीडियम होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब मैं बता रहा हूं नेक्स्ट बात, मीडियम ऑफ क्वेश्चन। मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो होता है बेटा, ये आपका इंग्लिश और हिंदी बोथ होता है। इंग्लिश में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड हिंदी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, तीसरा जो है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन का क्या पैटर्न होता है, तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू होता है, जिसमें आपका एमसीक्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें वो भी मैं बताऊंगा कि एमसीक्यू में क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो यहां तक आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि एग्जामिनेशंस का पैटर्न क्या है। अच्छा, जब स्थिति सामान्य रहती है तब आपका साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, जून में एंड दिसंबर में। लेकिन अभी क्योंकि कोविड का पीरियड है और स्थिति सामान्य नहीं है, तो जिसके वजह से अभी एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो एग्जाम साल में 2 बार होती है, तो वो मैं डिस्कस करूंगा जब एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि अभी जो एग्जामिनेशन फॉर्म आया है।
फिलहाल अभी आया था, लेकिन बाद में फिर वो एक्सटेंड हो गया। आप वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते, जिसने फॉर्म फिल करा है उसके लिए तो चलो ठीक है, उसने कर दिया। लेकिन हमारा जो टारगेट है, जो हमने ग्रुप जो बनाया है, वो ग्रुप आपका मैं बता दूं जून 2022 के लिए ग्रुप बना है। मतलब उस ग्रुप का मैंने VMS UGC एस्पिरेंट्स का नाम जो दे रखा है, नेट एस्पिरेंट्स का नाम दे रखा है, उसके जगह में मैं अगर नाम चेंज कर सकता हूं तो कर सकता हूं, ठीक ना, कि नेट टारगेट UGC नेट टारगेट जून 2022, मतलब 20-22 जून का हमारा टारगेट होगा। और उस दिन मैं चाहूंगा कि उस ग्रुप से कम 120 बच्चे, 100 अभी तक शायद 140 बच्चे हैं उस ग्रुप में, 140 बच्चे में कम से कम जो है 100 बच्चा नेट क्रैक करे। मेरा ये टारगेट है, ये लक्ष्य है। और 100 बच्चा जिस दिन नेट क्रैक कर लिया, यकीन मानो ये इतिहास बन जाएगा पूरे झारखंड का। और ये मेरा खुद का टारगेट है। मैंने पहले भी बोल रखा है कि मैं किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूं। मैंने बस मन करा कि चलो भाई कुछ समाज सेवा करना है, कर दो, ठीक ना, बच्चा का उद्धार होगा। कल के डेट में आप कहीं पे मिलोगे तो आपको ये तो ध्यान रहेगा कि नहीं, अमित सर ने पढ़ाया था मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये चीज है। चलिए, तो देखो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये तो एक पैटर्न हो गया कि एग्जामिनेशंस का। मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा डील कर देता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मैं फिर आऊंगा, सिलेबस में भी आऊंगा, वो 10 गलतियां भी मैं बताऊंगा कि वो 10 गलतियां क्या करते हैं बच्चे। 94%, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखे रहेंगे, वो 10 गलती और 94% ही बच्चा क्यों फेल करता है मैं वो बताऊंगा। तो देखो, पैटर्न में सबसे पहला पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। तो बेटा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में मैंने तो बता दिया MCQ होता है, लेकिन MCQ में ही बहुत तरह का फर्क पड़ता है कि MCQ जो है डिफर तरीके का होता है। चलिए, तो ऐसा है, MCQ का अगर केस पता है तो पहला कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आज समझ में आई। जैसे मान ले तो हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन दे दिया और इसका ऑप्शन दे देगा A B C D, कुछ इस टाइप के ऑप्शंस आपके दिए रहेंगे। पहला क्वेश्चन ये पैटर्न का, पहला क्वेश्चन ये पैटर्न का। इज इट क्लियर? दूसरा क्वेश्चन जो होता है, दूसरा क्वेश्चन जो होता है कुछ इस टाइप से MCQ में पूछे जाते हैं। सेकेंड पैटर्न में ऐसे, मैच दी फॉलोइंग, मैच दी। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि भैया जिस दुश्मन से आप लड़ने जा रहे हो वो दुश्मन को आप पहले पहचान लो कि वो दुश्मन है क्या। तो इसमें कॉलम A होगा, मान लेता हूं सपोज, और दूसरा होगा कॉलम B। इज इट क्लियर? पहला जैसे A B C D, मान लेता हूं कुछ ऐसे, मोनोपोली मार्केट है ना, मोनोपोली मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, इम्परफेक्ट है, डुओपोली है। इधर जो है ऐसे 1 2 3 4 ऐसे रहेगा। ये यहां पे कुछ XYZ लिखा रहेगा। आई बात समझ में? अब इसके आंसर जो है ऑप्शन में कुछ ऐसे दिए रहते हैं, ऑप्शन में कुछ ऐसे दिए रहते हैं। जैसे A है, यहां पे A B C D, तो जैसे ये 1 2 3 4 कुछ ऐसे हो गया। मतलब A का मैचिंग 1 के साथ, A का मैचिंग B 2 का मैचिंग 2 के साथ, C का मैचिंग 3 के साथ, D का मैचिंग 4 के साथ। या तो ऐसे B 3 2 4 1, इस टाइप से। बात समझ में आपको, अब समझ में आ गया होगा। देन C देन D। अब इसी में से आपको A होगा सही, B होगा सही, C होगा, D होगा, क्या है? तो एक पैटर्न हो गया इस टाइप के क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई? देखो, देखते जाओ, क्वेश्चन समझते जाओ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अच्छा, तीसरा जो क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है, ये तो मैचिंग वाला पैटर्न हो गया। तीसरा जो पैटर्न होता है वो होता है, कुछ क्वेश्चंस रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, विच ऑफ द following, which of the following are not लिखा है, not features of contract act,
ऐसे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इस टाइप से। और यहां पे ऑप्शन में कुछ ए ऐसे, बी या फिर ऐसे लिखा रहेगा 1 2, ये फीचर्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, 3 4, बात समझ में आ रहा है, 5 6, कुछ ये फीचर्स आपको दे रखा है। अब ऑप्शन में आंसर दे रखा है ए, आंसर दे रखा है ए, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो 1 एंड 2, ये ऑप्शन दे रखा है। आंसर बी 2 एंड 3, आंसर सी 2 3 एंड 5, आंसर डी 1 2 एंड 5, कुछ इस टाइप से ऑप्शन दे रखा है। बात समझ में आ रही? अब बताओ इसमें से कौन से फीचर्स नहीं है, नहीं कौन से है, तो ऑप्शन 1 जैसे 2 2 2 2, तो 2 सब में है, मतलब 2 इज नॉट अ फीचर्स। तो अब ये तो कंफर्म हो गया, अब ये बाकी देख लो कि फीचर्स कौन सा नहीं है। तो एक पैटर्न के क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में इस टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन लास्ट जो है चौथा नंबर का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा का पैटर्न, पहला तो आपका असर्टेन दे देगा, मतलब आपको सीधा सा बात है, 2 सेंटेंस दिए रहते हैं, 2 सेंटेंस दिए रहते हैं, एक असर्टेशंस रहता है और एक डिसर्टेशंस रहता है। ये 2 या कंक्लूजन्स रहता है, कंक्लूजन्स होता है। 2 सेंटेंस दिए रहते हैं, 2 सेंटेंस दिए रहते हैं, और इसका ऑप्शन में कुछ इस टाइप से लिखा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऐसा ऐसा, ascertain is correct but conclusion is false, कुछ इस टाइप से लिखा है। मतलब ये आपका सही है, ये जो सेंटेंस लिखा है ये सही है, बट कंक्लूजन फॉल्स है। या तो बोथ आर करेक्ट, या तो बोथ आर फॉल्स, या तो ऐसे लिखा रहेगा कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है, असर्टेन जो है वो आपका फॉल्स है। आई बात समझ में? इस टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं। पांचवा पैटर्न होता है इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट, इसी क्वेश्चन का दूसरा कॉन्सेप्ट। मान लेता हूं सपोज यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया, और ये मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूं। मैंने जो अभी तक जो क्वेश्चन का पैटर्न बताया ये पेपर 2 की बातें करा है, पेपर 1 की बातें मैं नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये पेपर 2 की बातें मैं कर रहा हूं। तो जो दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन, इसमें भी आपका जैसे केस ए लिखा रहेगा या कुछ भी नाम डाला रहेगा, और केस बी रहेगा। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केस ए केस बी, कुछ इस टाइप से। और नीचे ऑप्शन रहेगा केस ए इज करेक्ट बट इट्स एक्सप्लेनेशन केस बी इज नॉट करेक्ट। या तो फिर ऐसे लिखा रहेगा केस ए जो है सही है बट केस बी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब केस ए जो है, जैसे मान ले तो डिमांड ऑफ सप्लाई का बात कर रहा है, केस ए में लिख रखा है कि प्राइस जो है वो आपका रेस करने से डिमांड घटता है, ठीक ना, और नीचे डाल दिया है कि आपका कार का जो प्राइस है वो बढ़ गया, ठीक ना, तो डिमांड भी बढ़ गया। तो क्या इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं बेटा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कार जो है वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस में आ जाता है और वो उसका एक्सेप्शंस होता है। कार के प्राइस बढ़ने से अब और उसका दाम, डिमांड जो बढ़ जाता है। जैसे अगर ज्वेलरी का प्राइस जो है वो बढ़ता है तो उसका डिमांड भी बढ़ता है, वो उसका आपका रेपुटेशन पे, वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस पे आता है। तो उसी टाइप से होता है कि करेक्ट, दोनों करेक्ट है, लेकिन आपका केस बी जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
ठीक ना। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट 5 अलग अलग पैटर्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही 5 तरीका को आपको प्रिपेयर करके रहना है। अगर आपने वो 5 तरीका प्रिपेयर कर लिया तो यकीन मानो कि आपने अपना तैयारी सही डायरेक्शन में किया है। ये तो हो गया पेपर 1 का पैटर्न। पेपर 2 में बहुत ज्यादा पैटर्न का डिसिमिलर, पेपर 1 में डिसिमिलरिटीज नहीं है। पेपर 1 में बिल्कुल सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बस एक एक्स्ट्रा पेपर 1 में होता है, एक्स्ट्रा पेपर 1 में होता है, और ये है आपका रीडिंग का पोर्शन। रीडिंग का पोर्शन कहने का मतलब एक आपको यहां पे पैसेज दे दिया जाता है। पहला डिफरेंशिएशन, एक पैसेज यहां पे दे दिया जाएगा, और इस पैसेज से रिलेटेड नीचे इसके 5 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, और यही 5 क्वेश्चन ये पैसेज को पढ़ के आपको देना है। तो ये मैं बताऊंगा अभी पेपर 1 में जब आऊंगा तो बताऊंगा। ये पहला डिफरेंशिएशन। दूसरा है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो डेटा इंटरप्रिटेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी कुछ आपका यहां पे डेटा अवेलेबल होता है। जैसे टेबल के फॉर्म में आपका कहीं का प्रोडक्शंस दे रखा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा है, ये सब बहुत सारे चीज दे रखे हैं, और इससे रिलेटेड नीचे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको ये क्वेश्चन जैसे इसमें पाई चार्ट दे देगा, बात समझ में आ रही है, या फिर कोई टेबल दे देगा, या फिर कोई ग्राफ दे देगा, और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यही टेबल में इसका आंसर छुपा रहता है। यही टेबल में इसके आंसर छुपे रहते हैं 5 के। जैसे यहां पे रीडिंग में तो बस यही 10 क्वेश्चन रेफर करते हैं, बाकी 40 क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम होता है जो पेपर 2 में होता है। उसमें भी आपके एमसीक्यू रहते हैं, उसमें भी आपके मिलाने वाले ऑप्शन आ सकते हैं, उसमें भी आपके असर्टेन रीजनिंग आ सकते हैं। तो ये सारे उसमें भी रहते हैं जो पेपर 2 में आता है। इज इट क्लियर? तो ये तो बातें हो गई हमारा क्वेश्चंस का पैटर्न का। अब मैं जिक्र करता हूं सिलेबस का कि सर आप ऐसा करो सिलेबस भी बता दो ताकि आपको पढ़ाने में हमें या पढ़ने में आपको आसानी हो जाए। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, ऐसे मैं ग्रुप में सारे को सिलेबस में सेंड कर दूंगा, लेकिन मैं फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं पेपर 1 में आपके पास टोटल जो है 10 यूनिट पढ़ने हैं। टोटल जो है वो 10 यूनिट पढ़ने हैं। अब 10 यूनिट का मैं नाम बता देता हूं 1 बाय 1 करके हेडिंग, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 जो है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से है। टीचिंग का स्पेलिंग गलत लिख रखा है, टीचिंग एप्टीट्यूड्स। पहला जो आपका है वो क्या है बताना, टीचिंग एप्टीट्यूड से। मतलब यहां पे इस यूनिट में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो इस यूनिट में बेसिकली हमें पढ़ना है कि हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, एक गुड टीचर का क्या क्वालिफिकेशंस होता है, क्या फीचर्स होता है, एक लिसनर का, एक आपका स्टूडेंट का क्या क्वालिटीज होना चाहिए, ठीक ना। आपका पढ़ाने के वक्त जो है क्या आपका डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, क्या आपके मॉरलिटीज होते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग स्टाइल क्या होता है, ऑफलाइन मेथड क्या यूज करते हैं, ऑनलाइन मेथड में आप क्या क्या यूज करते हैं, ये सारे चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। सेकेंड है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 जो है ये बहुत अच्छा टॉपिक है, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड्स। एक बात बता दो, अगर यूनिट 2 आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, रिसर्च एप्टीट्यूड्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो यकीन मानो आपने अपने स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है इसका लगभग 30% सिलेबस आपने कवर कर लिया। मतलब अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड्स 100% कवर करते हैं तो आपका पेपर 2 का स्टैटिस्टिक्स जो है, पेपर 2 का स्टैटिस्टिक्स 30% कवर हो जाता है। तो आप सोच लो कि अगर एक जगह पढ़ोगे तो 2 बेनिफिट। एक कहावत है ना, एक तीर से 2 निशाना, मतलब यहीं पे है, एक तीर मारो तो दूसरा निशाना ऑटोमेटिक लगेगा, आपको ज्यादा जरूरत भी नहीं है, ज्यादा तकलीफ भी नहीं है।
तो रिसर्च एप्टीट्यूड्स में क्या क्या पढ़ने हैं, तो मैं बता दूं रिसर्च क्या होता है, रिसर्च कितने तरह के होते हैं, रिसर्च के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेथड्स क्या है रिसर्च का, स्टेप क्या है, प्रोसेस क्या है रिसर्च का, थीसिस कैसे लिखा जाता है, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, ठीक ना, आपका रिसर्च का स्टाइल क्या है, कंप्यूटर का, आईसीटी का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का रिसर्च में क्या रोल है, और रिसर्च बनाने वक्त, रिसर्च करने वक्त उसका क्या इथिक्स है, ये हमको पढ़ना है रिसर्च एप्टीट्यूड्स में, ठीक ना। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम क्या इथिक्स को यूज कर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो पढ़ाने के टाइम मैंने कुछ अपना इथिक्स, मैंने कुछ अपना एक मोरल डेवलप कर रखा है कि मैं अपना पर्सनल डिस्कशन आपके साथ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें करूंगा, मैं फालतू की इधर उधर बात नहीं करूंगा। तो ये मेरा एक अपना इथिक्स है। मैंने आज तक कोई क्लास में अपना खुद का इंट्रोडक्शन तक आप लोगों को नहीं दिया है। क्या मतलब है इंट्रोडक्शन का? मेरे बारे में जान करके आपको क्या मिलेगा? मेरा नॉलेज को लो, ठीक है ना। मेरे बारे में जानोगे, सर आपने क्या पहना, क्या खाया, कहां रहते हो, नहीं रहते, ये सब जान करके आपको कोई मतलब नहीं है बेटा। बात समझ में आ रही है? आपको मतलब ये है कि मैं जितना जानता हूं उसका आप 100 नहीं, आप 200% आप अचीव करो, 200% आप गेन करो अपने। तो वो मेरा मेन मोटो है। चलो, तो यहां पे वही चीज, एथिक्स क्या है। यूनिट थर्ड जो है वो कंप्रीहेंशन का यूनिट है, मतलब रीडिंग का। रीडिंग बोले तो पैसेज का, मतलब यहां पे कुछ नहीं, एक अनरीड पैसेज दे दिया जाता है। एक अनरीड पैसेज कहने का मतलब समझ में आ रही है? मतलब एक ऐसा जो पैसेज आपने कभी फ्यूचर में नहीं देख रखा है, वो पैसेज दे दिया जाएगा और इसी से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हो गया एक पैटर्न। यूनिट फोर्थ में, यूनिट जो फोर्थ है वो है आपका कम्युनिकेशन का पैटर्न। कम्युनिकेशंस क्या होते हैं? तो इसमें कम्युनिकेशंस का प्रोसेस, मीनिंग, टाइप्स, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक ना, ये सारे चीज आपको यहां पे पढ़ने हैं, ठीक ना। अच्छा, यूटिलिटी ऑफ कम्युनिकेशंस इन मास मीडिया, या फिर ये सारे चीज जो है आपको यहां पे पढ़ने हैं। देन यूनिट 5, मैथमेटिकल रीजनिंग। रीजनिंग 2 है आपके पेपर में। एक तो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग है, दूसरा है आपका यूनिट 6 जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो एक है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग और एक है आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होता है और लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, तो ये जब मैं बताऊंगा, जैसे मैथमेटिकल में आपका सीरीज हो गया, या फिर ABCD अल्फा न्यूमेरिक वाला, ये सब हो गया। लॉजिकल में आपका वेन डायग्राम हो गया, ब्लड रिलेशंस, तो ये सारे बहुत सारे चीज होते हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। चलिए ये मैं मिटा देता हूं। इसके आगे मैं बता दूं, इसके आगे जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट हमको लगता है शायद 7 होना चाहिए, क्योंकि मैंने 6 ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो नेक्स्ट यूनिट 7 जो है वो है आपका डेटा इंटरप्रिटेशंस। तो डेटा इंटरप्रिटेशंस हो गया, मतलब इसमें भी DI आपका वही टेबल दे रहा, इसी को हम लोग DI बोलते हैं। टेबल दे रखेगा, एक वैल्यूज दे रखेगा और उसी के हिसाब से आपको काम करने हैं और उसका 5 क्वेश्चंस आपको रिलेटेड पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक बात बता दूं बच्चा आप सभी को, टेक्नोलॉजी ICT, इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है नेट के एग्जामिनेशन में कि व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ ICT। ICT का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन। 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है। मजेदार बात ये कि इससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट। पीपल डेवलपमेंट
एंड इन्वायरमेंट, ये हो गया। और लास्ट है आपका जो हायर एजुकेशन सिस्टम पे बात करता है, हायर एजुकेशन सिस्टम। एक बात बता दूं, यही दो आपका जो यूनिट है ना, ये दो यूनिट, ये थोड़ा समंदर है। समंदर कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से क्वेश्चन कभी भी कुछ भी पूछ देता है, ये इसका दायरा फिक्स नहीं है। बाकी जितने भी 8 यूनिट्स हैं सभी के दायरे फिक्स है। दायरे फिक्स है मतलब आपका इस बाउंड्री लाइन से बाहर क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। तो बेटा एक बात बता दो, अगर आपको पहले से पता है कि बाउंड्री लाइन से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या हम ये पूरा बाउंड्री लाइन को ही पूरा नहीं पढ़ लेंगे? बताओ, अगर ये पूरा बाउंड्री लाइन पढ़ने से अगर हमको 40 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे तो बेटर है ना कि ये बाउंड्री लाइन को हम पूरा पढ़ ले, ताकि हमको 40 क्वेश्चन जो है वो मिल जाए। बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? कि अगर ये बाउंड्री लाइन को हम पूरा पढ़ ले तो फिर हमको 40 क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो ये तो चलो ठीक है, ये समंदर है इसलिए क्योंकि इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशंस है, पीपल एंड एनवायरनमेंट में आपके जो वातावरण के बारे में पूछा है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पूछ रखा है, बायोमास के बारे में पूछ रखा है, देन इसके बाद आपका पॉल्यूशंस के बारे में पूछ रखा है, अर्थ के बारे में जो दुनिया भर का जितना है सब चीज पढ़ रखा है। मतलब यहाँ पे थोड़ा ये लिमिटेड नहीं है या अनलिमिटेड है, लेकिन बाकी बातें तो लिमिटेशन है इसका। ये तो हो गया पेपर 1 का सिलेबस, ये पेपर 1 का सिलेबस। मैं अब बात करता हूं पेपर 2 का। और हर एक टॉपिक से हमको ये भी पता है कि हर एक टॉपिक से 5 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस हमें पूछे ही नहीं जाएंगे, ये हमें पता है, अच्छे से पता है। बात समझ में आ रही? तो जब अच्छे से पता है तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सा जो है उस यूनिट्स को हम कवर अप कर लेंगे। अब मैं बात करता हूं पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 2 का सिलेबस, तो पेपर 2 का सिलेबस में सबसे पहला यूनिट 1 जो है ये यूनिट आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड बोलो या बिजनेस बोलो, इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये दोनों यूनिट मिला करके बिजनेस इन्वायरमेंट में माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक ना। इसके बाद आपका फिस्कल डिफिसिट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या फेमा या फेरा या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब पढ़ने हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में। अगर हम बात करें आपका बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेड में तो नाफ्टा है, ISDR है आपका, देन इसके बाद GDR है, ADR है, देन इसके बाद वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड है, सब चीज, WTO है, GATT है, ये सब चीज पढ़ना है इसमें। देन इसके बाद यूनिट 2 जो है वो आप सभी का फेवरेट पेपर। क्यों भाई? क्योंकि हम जीवन भर सिर्फ क्या पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं और साथ में ऑडिटिंग पढ़ते हैं। तो बेटा यहां पे ऑडिटिंग पढ़ते हैं। तो यहां पे अकाउंटिंग में क्लास 11th से लेकर के बीकॉम फाइनल ईयर तक का जो अकाउंटिंग है वो सब पढ़ते हैं। मतलब जर्नल एंट्री से लेकर के, पार्टनरशिप से लेकर के, शेयर डिवेंचर से लेकर के, अमलगमेशन से लेकर के, वैल्यूएशन ऑफ शेयर से लेकर के, आपका कैश फ्लो, बजटरी, ठीक ना, आपको सब कुछ पढ़ना है इसमें। तो कुल मिलाकर के हमको क्लास 11 से लेकर के PG तक का अकाउंट को रिवाइज कर लेना है। ऑडिटिंग तो भैया आपने ऑडिट तो पढ़ ही रखा है, ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक पेपर भी है आपका, तो ये चीज पढ़ने हैं। देन यूनिट थर्ड जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की बातें करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैक्रो की बातें नहीं करता है, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की बातें करता है। ये कौन सा इकोनॉमिक्स को डील करता है? ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स को डील करता है। देन इसके बाद फोर्थ जो केस है वो है आपका बिजनेस फाइनेंस। और बिजनेस फाइनेंस में बेटा मैं बता दूं आपको, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
बिजनेस फाइनेंस में जो आप अभी सेमेस्टर 6 वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, सेमेस्टर 6 वाले बच्चे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें मैं टाइम वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट अभी क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो वही सारे चीज आपको यहां पे भी पढ़ने हैं। उसमें से कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं, बल्कि उससे थोड़ा सा आपको डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपके सेमेस्टर 1 के बच्चे, एमकॉम वाले बच्चे अभी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स मेरे से पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च में याद कर लो, जो हमने रिसर्च आपको किस में कराया, आपको पेपर 1 में कराया, वही रिसर्च आपको यहां पे भी पढ़ने हैं। तो एमकॉम वाले बच्चों को मैं अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूं, सेमेस्टर 6 वाले बच्चों को मैं अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करा रहा हूं, ठीक है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट जो है ये है आपका बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम। एचआरएम भी आपने पढ़ रखा होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उसी का आपको यहां पे डेप्थ में स्टडी करना है। देन इसके बाद आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। याद करो सेमेस्टर 5 वाले बच्चे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैंने आप लोगों को करा रखा था, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन इससे आपको ज्यादा जो है यहाँ पे पढ़ने हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अच्छा 2 बार लिख दिया फाइनेंशियल, कोई बात नहीं, मैं मिटा देता हूं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये पढ़ने हैं आपको किस में, पेपर 2 में, 7 हो गया। अब मैं इसके आगे बताऊं तो आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ने हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट 8, यूनिट 8 जो है ये आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ने हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ने हैं। एंड देन यूनिट 9 जो है ये आपका बिजनेस लॉ पढ़ना है। बिजनेस लॉ जो है इसका नाम जो है वो चेंज हो गया है, यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट्स के नाम से जाना जाता है, तो यही चीज पढ़ने हैं आपको यहाँ पे। एंड लास्ट जो है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो आपको पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं, सीधा सा बात है, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। बच्चा मैं सबसे पहला बात बता दूं आपको, इसके तुरंत बाद मैं अगर डिस्कशन करूं कि सर इतना चीज तो हमें पढ़ने हैं, तो हम कौन से बुक से पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे मैं चैप्टर को कवर अप करते जाऊंगा, मैं बुक्स की नाम बताते जाऊंगा कि ये यूनिट के लिए आप ये बुक परचेस करिए। पेपर 1 के लिए जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो उस दिन मैं बुक्स के बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ में। मैं पेपर 2 का पहला जो यूनिट मैं कल से जो स्टार्ट करूंगा वो है आपका बिजनेस लॉ, लीगल एस्पेक्ट्स का जो यूनिट्स है मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूं कल से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मजेदार बात है। और सबसे लास्ट में जो मैं बताऊंगा वो इनकम टैक्स बताऊंगा। रीजन क्या है, क्योंकि इनकम टैक्स में अमेंडमेंट होते रहते हैं हमेशा, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो अभी अगर मैं पढ़ा दूं इनकम टैक्स तो यकीन मानो कि आपका वो कोई काम नहीं आने वाले हैं। तो ये तो हो गया सिलेबस की बातें, ये हो गया आपको हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो कुल मिला करके हमने देखा कि यूजीसी नेट में जो है वो सभी कुछ पढ़ना है, वो कोई भी चीज हमें नहीं छोड़ना है। अब मैं अपना थंबनेल्स में जो मैंने डाल रखा है कि वो 10 गलतियां जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं मैं उसका आंसर दे रहा हूं। एंड देन उसके बाद में 94% बच्चे क्यों फेल कर जाते हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहले मिस्टेक नंबर फर्स्ट, ये मेरा अपना है। कोई भी बच्चा को सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं होता है। सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं होने की वजह से बच्चों को यह नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। देखो बहुत बार क्या होता है ना, इंटरनेशनल ट्रेड तो समंदर है, कूदोगे तो जितना नीचे जाओगे उतना वो पानी स्थिर मिलेगा, मतलब वो आपका उतना मजा आएगा। ऊपर से बस वो हिलोर मारता है, ऊपर से बस पानी।
तो ये आपको सिलेबस के बारे में बच्चों को आइडिया नहीं होता है और वो दिन रात मेहनत करते हैं बट वो रिजल्ट सही नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनको सिलेबस का आइडिया नहीं है। पहला गलती। दूसरा गलती जो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में ये बात नहीं कर रहा हूं कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं, क्या करते हैं, नहीं, मैं बात करता हूं कि पेपर 1 में आपने कितना समय दिया एंड पेपर 2 में आपने कितना समय दिया। अगर आप डेली एक ही घंटा पढ़ो, नो डाउट एक ही घंटा पढ़ो, लेकिन 1 घंटे में आपने पेपर 1 ही पूरा पढ़ लिया, पेपर 2 में नहीं ध्यान दिए, तो बेटा क्या होगा, पेपर 1 अच्छा मार्क्स आएगा, पेपर 2 खराब मार्क्स आ जाएगा। पेपर 2 में अच्छा ध्यान दिया, पेपर 1 खराब मार्क्स आ जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट जो है दोनों पेपर को लेकर के चलने, क्योंकि भैया ये दोनों भाई है। बात समझ में आ रही है? एक भाई को खुश रखोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरा को खुश रखोगे तो पहला नाराज हो जाएगा। देन इसके बाद थर्ड है सिलेक्शन ऑफ बुक्स। सिलेक्शन ऑफ बुक्स, बुक्स का चयन, मतलब आप कौन सी बुक से पढ़ेंगे ताकि आपको ऑथेंटिसिटी मिल जाए। जैसे एचआरएम की दुनिया भर की किताब है मार्केट में, तो हम कौन सी किताब से पढ़ें। हम उसी तरह बात करें डीआई के लिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, सर आरएस अग्रवाल है, एचडी मिश्रा है, ये है वो है, आरडी मिश्रा है, ठीक ना, बहुत सारे किताब है, लेकिन हम किसको पढ़ें, ठीक ना। सिलेक्शन ऑफ बुक्स ये जो है मैटर करता है। सिलेक्शन ऑफ नोट्स ये मैटर करता है कि हम किस बुक को रेफर दें, ठीक ना, किस बुक को प्रायोरिटी दें कि ये बुक से पढ़। जैसे बहुत बार क्या होता है यूजीसी नेट में मैंने देख रखा है कि कुछ कुछ बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं वो बुक्स के बारे में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है रेगुलर स्टडी। देखो क्या होता है, कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया, पता है वो वीडियो में देख रहा हूं लगभग वो 38 मिनट का वीडियो है, और 38 मिनट का वीडियो लास्ट 12 आवर में 100 आवर्स लोगों ने देखा है ये वीडियो को। मतलब सोच लो कितने लोगों ने वो वीडियो को फुल टाइम देखा होगा, मतलब पूरा का पूरा 38 मिनट देखा होगा वो। होता क्या है ना, जब हम कोई काम करने जाते हैं ना, जैसे एक बात बता रहा हूं मैं, कभी आप गोलगप्पा खाने जाना मार्केट, जब आप इनिशियल में जब एक गोलगप्पा देता है ना तो लगता है और जल्दी जल्दी दो यार, जल्दी जल्दी, ठीक ना, दूसरा दिया तो और जल्दी। मतलब स्टार्टिंग में ना हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट जो है ना वो कमजोर पड़ते जाता है। और यूजीसी नेट की जो तैयारी है वो कछुआ का चाल है। मतलब ये नहीं कि हम आज पढ़े और कल ही रिजल्ट आ जाए, नहीं, ये ऐसा नहीं है कि हम सुबह में दूध गाय से निकाले, ठीक ना, उसको गर्म किए, बॉईल किए और शाम तक में वो पनीर बन गया, रात में सब्जी बन गया। नहीं बेटा, ये दूध वाला पनीर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये गाय का अगर आप बनाओगे तो ये दही वाला कॉन्सेप्ट है, जमने में समय लगेगा। तो यहाँ पे भी वही कहानी। अब ये मत बोल देना सर केमिकल डाल के एक दिन में जमा लेते हैं, नहीं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। रियल पैमाने में अगर मैं जाऊं तो जमने में समय लगेगा, वही है, ये कछुआ का चाल है। धीरे 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 पैर को बढ़ाते रहना, बस आपको कभी हार नहीं माननी है। तो रेगुलर स्टडी, ये गलती बच्चे कर लेते हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है तो स्टार्टिंग में 10-12 घंटा पढ़ेंगे, बाद में धीरे धीरे वो बच्चे कमजोर पड़ते जाते हैं और आपका कवर नहीं कर पाते हैं। पांचवा गलती बच्चे करते हैं, पांचवा गलती करते हैं बच्चे, क्वेश्चन को पहले ही आपने बिना सिलेबस को कंप्लीट करे हुए आप देख लिए। मतलब वॉच ऑफ questions before completions of your syllabus। मतलब क्या हुआ, आप बिना तैयारी के ही अखाड़ा में कूद गए। कहने का मतलब आपके पास तैयारी नहीं था, आपने पूरा सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं किया और आप क्वेश्चन देखने लगे। जैसे नेट का आपका इनकम टैक्स का क्वेश्चन, अरे पहले क्वेश्चन देखो ना कि क्वेश्चन किस पैटर्न का आता है। भैया पहले आप ये देख लो ना कि आपका सिलेबस में क्या क्या पढ़ने हैं। पहले सिलेबस को पूरा, जैसे होता है ना, पहला बच्चा क्वेश्चन करता है, क्या पता है कि सर क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। भैया पहले सिलेबस तो कंप्लीट कर लो ना, सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो तुमको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछे जाते हैं। ये तो 5 गलतियां हो गई
जो गलती बच्चे करते हैं, ये गलती को आपको अवॉइड करना है। अगर आपको रेस से आगे निकलना है तो ये गलती को आपको अवॉइड करना है। पहले सिलेबस पूरा करिए, फिर क्वेश्चन देखिए। मैं क्वेश्चन तो इतना दिखा दूंगा। छठा गलती, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस सेट जो है ऑफ क्वेश्चन बैंक। बच्चे क्या सोचते हैं पता है? अरे एग्जाम में देख लेंगे ना, जब पढ़ना होगा तो पढ़। जैसे अभी आप सेमेस्टर 6 में हो या सेमेस्टर 1 में हो बच्चे, सेमेस्टर 3 में हो उनके एमकॉम के, तो अभी आप क्या सोचते हैं कि जब एग्जाम आएगा तो डायरेक्ट लिख लेंगे एग्जाम में जाके। कोई नॉट अ सिंगल स्टूडेंट जो है वो पहले से लिख करके प्रैक्टिस करता है, और वो बच्चा एग्जाम में जाकर तो उसका क्वेश्चन छूटता है। हम लोग क्या करते हैं, दो जी कॉपी दो सर 2 मिनट, सर 2 मिनट सर 2 मिनट, ठीक ना। और वो करता है, रीजन क्या होता है? बस उसका प्रैक्टिस नहीं होता है। तो आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक जो है ये आप तैयारी नहीं करते हैं, जिसके वजह से आपका अच्छा। नेक्स्ट है 7वां, इसी से रिलेटेड, सेल्फ टेस्ट प्रैक्टिस सेम एज एग्जाम पैटर्न। ये गलती। कहने का मतलब देखो, आपने अगर प्रैक्टिस तो कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस कैसे किया? जैसे बिजनेस लॉ पढ़ रहे थे तो बिजनेस लॉ का सारा क्वेश्चन आपने कवर कर लिया, सारा एमसीक्यू कर लिया। आपने फिर फाइनेंस पढ़ा, उसका सारा सब चीज कर लिया आपने। लेकिन बेटा 3 घंटा का जो प्रैक्टिस, जो प्रेशर जो पड़ता है ना माइंड में, ठीक ना, कि 3 घंटे का जो प्रेशर होता है माइंड में, वो प्रेशर को झेलने के लिए आपने एग्जामिनेशंस के जैसा पैटर्न का प्रैक्टिस नहीं करा। मतलब 3-3 घंटे का जो सेट होता है वो आपने नहीं बनाया। तो इससे क्या होता है, जब एग्जाम में बैठोगे तो आता हुआ क्वेश्चन जो है आपका छूट जाता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम की वजह से। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो है ये आपका क्या चीज का है? ये है आपका इंडिविजुअल चैप्टर का, और ये क्या चीज का है? तो ये कंबाइन का। एंड देन इसके बाद 8वां गलती करता है इवेल्युएशन। चलो ठीक है, हमने प्रैक्टिस तो किया, लेकिन हम इवेल्युएट नहीं किए कि हमारा गलती कहां पे हो रहा है। जैसे मान लेते हो कि अकाउंट्स का क्वेश्चन हम बना रहे हैं, अकाउंट्स का न्यूमेरिकल मेरा बहुत स्ट्रांग है, और हमने क्या किया है, थ्योरेटिकल मेरा स्ट्रांग नहीं है, तो न्यूमेरिकल्स में हमारे पास मार्क्स जो है आ रहे हैं, थ्योरेटिकल्स में मार्क्स नहीं आ रहे। लेकिन आप उसको प्रैक्टिस करने के बाद इवेल्युएट नहीं करते हो, ठीक ना, कि एक्चुअल में हमारा कमी कहां पे रह जा रहा है। अपने आप का आकलन करना कि हमको गलती कहां हो रहा है, उस गलती को हमको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर वो गलती आपने सुधार लिया तो यकीन मानो आपने नेट नहीं जीआरएफ क्रैक कर लोगे। और 9 तो भैया ये सभी का गलती होता है। थिंक अबाउट फ्यूचर, थिंक अबाउट फ्यूचर। एक कहावत है ना, अभी मुर्गी ने अंडा भी नहीं दिया और आपने चूजा के बारे में ये सोच लिया कि भैया वो चूजा मुर्गा होगा या मुर्गी होगा। बताओ, पहले मुर्गी को अंडा तो देने दो, ठीक ना, फिर उसके बाद उसको अंडा को जो है सेक तो लगाने दो 21 दिन के बाद, उसके बाद ना पता चलेगा कि वो मुर्गी निकलेगा उस अंडे से या मुर्गा निकलेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, नेट का तैयारी करने से पहले ही मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, सर प्रोफेसर बनने के बाद सैलरी कितना मिलेगा? प्रोफेसर बन तो जाएंगे ना हम लोग, ठीक ना सर, ऐसा तो नहीं ना कि हमको दर दर की ठोकरें खाने पड़ेगी, ठीक ना, ऐसा तो नहीं कौन सा कॉलेज मिलेगा सर हमको, ठीक ना, ट्रांसफर कितने दिन में होते हैं सर, प्रमोशन कितने। भैया पहले प्रोफेसर तो बन जाओ, पहले अंडा तो निकलने दो, ठीक है ना, तब तो आपको चूजा के बारे में सोचोगे। तो यही चीज है, थिंक अबाउट फ्यूचर। दिन रात आप सोचते रहते हैं कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, तो फ्यूचर में हम प्रोफेसर बनेंगे, हम उस कॉलेज में जाएंगे, हम उस कॉलेज में जाएंगे, हमको सैलरी ये मिलेगा। दिन रात आप सैलरी देखते रहते हो कि प्रोफेसर का सैलरी क्या है। तो ये सब चीज आप फ्यूचर की बातें फ्यूचर में छोड़ दो, अपने प्रेजेंट को चुनो, प्रेजेंट बेस्ट रखोगे, फ्यूचर बढ़िया होगा। और तीसरा गलती, सॉरी 10वां गलती, सबसे बड़ा गलती ये मैं मानता हूं, मिसयूज ऑफ सोशल साइट, सोशल वेबसाइट। देखो क्या है ना, बहुत सारे गलतियां जो होती है वो वेबसाइट के माध्यम से होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जब वेबसाइट, जैसे हमने कोई टॉपिक लिया, मान लेते हो कि एचआरएम में ही मैंने कोई टॉपिक में मैंने जिसको एक्सप्लेन नहीं किया। देखो मैं टीचर हूं, मैं जरूरी ये नहीं बताता हूं कि मैं सारे टॉपिक को मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं और सब कुछ मैं जानता हूं, नहीं। कभी भी एक अच्छा टीचर ये कभी नहीं बोलेगा कि मेरे को सब आता है, ठीक ना, वो नालायक होते हैं वैसे लोग जो बोलेंगे कि मेरे को सब आता है।
तो अगर मैंने कोई टॉपिक को छोड़ दिया, आप टॉपिक में यूट्यूब में गए और वो टॉपिक को लिखे, जैसे पॉट PERT के बारे में आप जानना चाह रहे हो कि क्या है, फेमा के बारे में जानना चाह रहे हो, फेरा के बारे में जानना चाह रहे हो, फॉरेक्स मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में जानना चाह रहे हो, आपने लिख दिया। अब जैसे 10 मिनट वो वीडियो चला, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर ले, अरे रुको यार थोड़ा सा एक ना नया मूवी आया है वो देख लेते हैं। तो अब यूट्यूब में खोले क्या थे, फॉरेक्स मैनेजमेंट पढ़ रहे, लेकिन पढ़ क्या रहे, गोल्ड माइन की मूवी देख रहे हैं, ठीक ना। तो ये गलतियां जो है, मिसयूज ऑफ सोशल साइट जो है, वेबसाइट जो है ड्यूरिंग प्रिपरेशंस ऑफ नेट, ये भूल जाना बेटा। नेट के दौरान जो है आप ये काम करना भूल, वेबसाइट यूज करो, मैं बताता हूं, मैं बार बार बताता हूं, सब चीज यूज करो, लेकिन एक टाइम बाउंडेशन से, ठीक है। तो ये 10 गलतियां को अगर आप सुधार लोगे तो आपका JRF निकलेगा, नेट नहीं निकलेगा, JRF निकलेगा। अब मैं बताता हूं कि 94% बच्चे जो है, 94% बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं। आप ये सुनने के लिए आप तरस गए होंगे कि सर वो 94 बच्चा वाला बताइए कॉन्सेप्ट, कि 94 बच्चा फेल क्यों कर जाते हैं। तो बेटा इसका एकदम सीधा सीधा आंसर है, यूजीसी का गाइडलाइन है, यूजीसी का गाइडलाइन है कि टोटल जो अपेयरिंग बच्चे हैं, अपेयरिंग, टोटल अपेयरिंग स्टूडेंट्स जो एग्जाम में बैठ रहे हैं, इसका मात्र 6% ही स्टूडेंट को नेट और JRF की डिग्री देनी है। नेट और JRF की डिग्री मात्र 6% को ही देने हैं। तो बेटा ऐसे भी 94% फेल कर गया ना। मतलब अगर यूजीसी ने गाइडलाइन ही कर रखा है कि 100 लोग एग्जाम में बैठे हैं, 100 में 6 को ही पास कराने हैं, तो बाकी तो 94 तो ऐसे ही फेल कर गए, ठीक है। तो ये तो बस ऐसे ही लिख रखा था, 94% क्यों फेल कर जाते हैं। तो बस यही रीजन है, यूजीसी का गाइडलाइन है 94% फेल करने का, ठीक है। तो अब आपको हमको ये 6% में आना है। तो 6% में कब आओगे, तो 6% में आपका ये एक स्लैब बना है, तो ऊपर का जो टॉप 6 वाले लोग होते हैं ना, टॉप 6, इसको नेट का डिग्री मिलेगा, JRF की डिग्री मिलेगा, बाकी जो ये 94% वाले लोग फेल हो जाते हैं। इज इट क्लियर। तो लास्ट वाला बात, कंक्लूजन जो था ये सबसे मजेदार था, ठीक ना। आप सुन रहे हो, सोच के हैरान होंगे कि सर इतना लंबा समा बांधे, लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, क्या निकला, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। चलिए ओके, थैंक यू।